हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर में आज हमारा सेट है सेट नंबर 21। ठीक, तो 6 दिसंबर हम लोग कर चुके थे पिछले दिन ही, और आज शुरू होने जा रहा है 7 दिसंबर 2022। ठीक है, तो 7 दिसंबर का पहला पेपर है। ये 4 पेपर होंगे 7 दिसंबर में। तो पहला पेपर मॉर्निंग शिफ्ट वाला, सबसे पहला 9 to 10 AM वाला। ठीक है, तो 9 to 10 AM का पेपर है। इसके बाद हम लोग जो 22 में करेंगे वो 11:45 से 12:45 वाला होगा। उसके बाद 23 वाला होगा, वो आफ्टरनून शिफ्ट वाला होगा, 2:30 से 3:30 वाला। उसके बाद इवनिंग वाला 4 करेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं 7 दिसंबर का पहला सेट। और PDF आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं उसका सही एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं, इसमें एरर बतानी है। तो एरर बतानी है तो पहले सेंटेंस को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में। सेंटेंस में लिखा है कि द बॉय हैड रन अवे, बच्चा भाग गया। क्यों भाग गया आगे कारण दिया है, द बॉय हैड रन अवे, एक बच्चा है वो भाग गया। क्यों भागा है, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड। यहाँ स्टैंड का मतलब क्या हुआ, बर्दाश्त करना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब क्या नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, हिज फादर बीट हिम। ठीक है, उसके फादर उसको पीटते थे बहुत। फॉर वन मोर डे, एक और दिन वो उसको पीटे, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब कई दिन से पीट रहे होंगे। तो इसमें जो गड़बड़ी है ना, वो जानते क्या होगा, ही कुड नॉट स्टैंड, यहाँ तक तो ठीक है, हिज कुड नॉट स्टैंड। उसके बाद लिखा है हिज फादर। अब हिज फादर में अपने फादर की वो पिटाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था ना, तो इसमें क्या होगा, हिज फादर्स। और बीट में क्या करना पड़ेगा, बीटिंग, ये जिरंड फॉर्म में आएगा ना, उनकी अपने फादर की पिटाई, क्योंकि हमें हिज फादर्स, अब उसमें नाउन आना चाहिए। नाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिरंड लेना पड़ेगा। तो ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। ठीक है, एक दिन और उनकी पिटाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये जो लिखा है ना, हिज फादर बीट हिम, तो यही चौथा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले वाले का ऑप्शन कौन सा हुआ, 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में भैया, देखो, देख के तो लग रहा है खाली जगह भर लो। और किसका खाली जगह, कोलोकेशन का। तो कोलोकेशन में क्या होता है कि कई वर्ड एक जैसे होते हैं, जो भरना है उसमें से ढेर सारे वर्ड एक जैसे होते हैं, तो उसमें सुटेबल, जैसे इसी में देख लो, चांस है, अपॉर्चुनिटी है, दोनों चांस और अपॉर्चुनिटी में कोई खास अंतर तो होता नहीं है, तो इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, अब लगे उसमें से कि ना लगे अलग बात होती है, लेकिन ये चांस अपॉर्चुनिटी सिमिलर वर्ड साथ में दे देंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लगाएं इसमें से। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या लगाना है। आओ पढ़े पहले क्वेश्चन। तो लिखा, अक्षय ऑलवेज गिव्स, अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश जोहाना फॉर हिज सक्सेस। मतलब ये हिज सक्सेस जोहाना की तो है नहीं, क्योंकि जोहाना लड़की है तो हर होता। तो ये हिज सक्सेस किसकी है, ये है अक्षय की सक्सेस। तो अक्षय अपनी सफलता की डैश चीज हमेशा जोहाना को देता है। तो अक्षय अपने सफलता की कौन सी चीज जोहाना को देता है, बताओ। अपनी सफलता का चांस, अपनी सफलता की अपॉर्चुनिटी, या अपनी सफलता का क्रेडिट। क्रेडिट मतलब श्रेय, वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देता है, ये बात आ गई। या अपनी सफलता का ब्लेम, या सक्सेस के लिए ब्लेम तो लगेगा नहीं, वो तो फिलहाल गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब यह है कि अक्षय अपनी सफलता का चांस जोहाना को देता है, अपनी सफलता की अपॉर्चुनिटी जोहाना को देता है, या अपनी सफलता की क्रेडिट श्रेय जोहाना को देता है। तो क्या लगेगा, अपनी सफलता की क्रेडिट, अपनी सफलता का श्रेय वो जोहाना को देता है। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, 3rd वाला होगा। क्लियर है ना, चले आगे। ठीक है, आगे आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और कह रहे हैं क्या, इसमें साइनोनियम बताना है। किसका साइनोनियम, ये अंडरलाइन किया हुआ है, पढ़ो जरा। द नेक्स्ट मूव ऑफ द अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा विरोधी होता है, जो हमारा अपोजिट होता है, विपक्षी होता है। तो द नेक्स्ट मूव, उसका अगला कदम, ऑफ द अपोनेंट वाज
एंटीसिपेटेड बाई टीम। बाई टीम का मतलब क्या हुआ, जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने अपने अपोनेंट, अपनी विपक्षी, अपनी विरोधी टीम के नेक्स्ट मूव को क्या कर लिया, एंटीसिपेट कर लिया। एंटीसिपेट करने का मतलब पहले से ही अनुमान कर लिया, पहले से ही गेस कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंटीसिपेट का सस्पेक्ट करना होगा, डाउट करना तो होगा नहीं, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, ये भी होगा नहीं, प्रेडिक्टेड का मतलब क्या हुआ, पहले से ही उसका अनुमान कर लिया, भविष्यवाणी कर ली, तो ये हो सकता है। क्योंकि साइनोनियम बताना है तो पहले से अनुमान करने को हम प्रेडिक्टेड लगा सकते हैं। सही से ड्रीडेड का मतलब क्या हुआ, डर गए या डरा दिए, तो ये लगेगा नहीं। एक तीसरा ऑप्शन केवल सुटेबल है। ठीक, आगे बढ़ गए, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखो। तो पहले से ही क्यों निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो एरर बतानी है इसमें। अब पढ़ो जरा, यू मस्ट बी हरी, यू मस्ट बी हरी, तुम्हें निश्चित रूप से, तुम्हें अवश्य ही हरी होना। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी होना चाहिए ना, तुम्हें यू मस्ट बी हरी। अब यहाँ जानते क्या होता है, यहाँ पे या तो हम नाउन लगाएं, बिना नाउन के तो काम चलेगा नहीं। आगे लिखा है कि अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इसका मतलब वरना कि तुम जल्दी करो, क्या करें कि तुम जल्दी करो वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जल्दी करो, किसको जल्दी करनी है, यू को जल्दी करनी है। यू को जल्दी करनी है कि मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में होने का मतलब ये बी नहीं लगाना चाहिए। तो यू मस्ट हरी क्या हो जाएगा, यू मस्ट हरी, भैया जल्दी करो। यू मस्ट हरी का मतलब तुम्हें जल्दी करनी है, यू मस्ट हरी वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो जो बी लगा हुआ है उसमें वो बी का यूज नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, यू मस्ट हरी। तो गलती किस में है, ए वाले में गलती है, ये बी नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए था यू मस्ट हरी, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो आंसर हुआ आपका फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं अगले वाले पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इडियम है। कहाँ है इडियम, ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है। और इडियम है द कक एंड बुल स्टोरी। द कक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ मुर्गे और बैल की कहानी नहीं है। इस कक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, मन गढ़ंत। क्या होगा, मन गढ़ंत कहानी। मन गढ़ंत कहानी का मतलब क्या हुआ, अपने मन से कहानी गढ़ ली जिसमें कोई सच नहीं होता, टोटल झूठ होती है। पढ़ना चाहो तो सेंटेंस पढ़ा देते हैं। नोबडी इन द कॉन्फ्रेंस सीम्ड टू बिलीव, उस कॉन्फ्रेंस का एक आदमी भी नहीं बिलीव कर रहा था। द कक एंड बुल स्टोरी अबाउट सच अ मेजर मूवी स्टार, इतने बड़े मूवी स्टार के बारे में ये जो मनगढ़ंत कहानी लोग सुना रहे थे उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो मनगढ़ंत कहानी क्या होती है, मनगढ़ंत कहानी फाल्सीफाइड होती है। क्या होगा ये, फाल्सीफाइड का मतलब झूठ मूठ मन से गढ़ लिया। तो ये फाल्सीफाइड कहाँ मिलेगा, वाइल्डली एग्जैगरेटेड, बहुत ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई, और फाल्सीफाइड स्टोरी होती है, ये मिला आपका फाल्सीफाइड मनगढ़ंत कहानी होगी। तो आंसर चौथा वाला हुआ श्योर, कोई डाउट नहीं इसमें। फैक्चुअल स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी या सिक्रेटिव स्टोरी सब नहीं होता, फाल्सीफाइड स्टोरी होती है। ठीक, आगे बढ़े, चलो आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अरेंजमेंट का है। लंबा चौड़ा हेल्दी सा अरेंजमेंट है, मोटा ताज़ा खाए पिए घर का। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये इतना पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, सीधे अरेंज करना शुरू करो। तो पहले पढ़ना पड़ेगा यहाँ से कि लिखा है पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स। पुअर पोस्चर का मतलब क्या हुआ, अगर आप गलत ढंग से बैठे हैं या गलत ढंग से लेटे हैं, बहुत ऊंचा तकिया वगैरह लगा के लेटते हैं, या ऐसे मान लो ऐसे टेक लगा के बहुत देर तक रहते हैं, ठीक है, करवट होके ऐसे टेक लगाए बहुत देर तक है, तो गर्दन में, नेक में पेन हो सकता है। तो इन्होंने कहा पहले कि पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स, और इसकी वजह से क्या होगा, आगे लिखा है कि वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर, चाहे कंप्यूटर की ओर झुके हुए बैठे हों या फिर हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन, या आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्क स्टेशन वहाँ पे हंच ओवर कर रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या बताया, ये नेक में पेन का कारण बताया। क्या है, नेक में पेन का कारण हो गया ये। दूसरा सेंटेंस पढ़ें, लिखा है हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या हुआ, हालांकि नेक पेन में ओकेजनली बी एन इंडिकेशन ऑफ अ मोर सीरियस टिश्यू।
ठीक है। तो टीसू नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नेक पेन कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेशन ऑफ अ मोर सीरियस इशू, कहीं ज़्यादा सीरियस मुद्दे का संकेत भी हो सकता है नेक पेन, ठीक। अभी नेक पेन हमको नहीं मिला कहीं पे, शुरुआत नेक पेन की, इसमें भी नेक पेन की बात हुई है, ये देखो नेक पेन की, लेकिन ये स्टार्टिंग नहीं है, कारण है। और यहाँ हाउएवर लगा दिया, हाउएवर का मतलब ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। आगे लिखा है नेक पेन इज अ फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम, नेक पेन एक बहुत फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम है अमंग मेनी पीपल दीज डेज, आजकल लोगों में नेक पेन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये हमको मिला स्टार्ट, यहीं से नेक पेन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इस यहाँ से इंट्रोड्यूस करने के बाद कहाँ पहुँच गए, ए में। कारण क्या होता है नेक पेन का, गलत पास्चर होता है, हमारे बैठने का या टेक लगाने का, लेटने का गलत तरीका होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि नेक पेन ओकेजनली, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीरियस मुद्दे को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद डी वाला जरा देखो, डी में क्या लिखा है, इफ योर नेक पेन, योर नेक पेन का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक सेंस में है। इफ योर नेक पेन इज अकम्पनीड बाई नंबनेस, अगर आपकी नेक पेन के बाद नंबनेस आती है, सुन्न हो जा रहे हैं आपकी कुछ शरीर के अंग, या लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स एंड हैंड्स, अगर आपके हाथ में सुन्नपन आ रहा है या उसमें ताकत कम हो जा रही है, या इफ़ यू एक्सरसाइज शूटिंग पेन, अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं शूटिंग पेन, बड़ी तेजी के साथ दर्द आता है इनटू योर शोल्डर, आपके कंधे में, तो डाउन योर आर्म, कंधे से आर्म की ओर, तो यू शुड सीक मेडिकल अटेंशन, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो ये वाला पैराग्राफ, ये वाला सेंटेंस किस पर है, यू पे है, और यू क्या हो गया, स्पेशल केस, तो ये स्पेसिफिक में हो गया, लास्ट में आएगा। अब ए वाला भी जनरल है, बी वाला भी जनरल है और सी वाला भी जनरल है, तीनों जनरल में, तो किसी भी कीमत पर डी जो है वो लास्ट में होगा, ठीक। डी जो लास्ट में है, क्योंकि ये बाकी जनरल है, एक स्पेसिफिक है, तो डी लास्ट में हमें एक में डी लास्ट में मिल रहा है। चाहो तो यहीं से लगा लो कि ये डी ये वाला होगा, और करना चाहते हो तो चलो और सिखा देते हैं, ऊपर से हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसे शुरुआत होगी इसी से। देखो यहाँ लिख रहे हैं, इसमें कारण बता रहे हैं नेक पेन का, और यहाँ पर हाउएवर करके क्या कर रहे हैं, उसमें किसी पहले कही गई किसी बात का विरोध कर रहे हैं। और ये जो इंट्रो नेक पेन है, नेक पेन इज फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम एवं मेनी पीपल दीज डेज, ये पूरी प्रॉब्लम को, पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहला सेंटेंस ये होगा। और इस इसका कारण क्या है, तो कारण ये इसमें दिया हुआ है ए में, तो मतलब सी के बाद ए होना चाहिए। और ये बी वाला जो है, ये चूंकि अब हाउएवर जनरल सेंस में है, तो सी ए के बाद ही उसको लगाओगे, क्योंकि डी, तो डी के बाद फिर स्पेसिफिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, डी के बाद कोई दिया नहीं है, स्पेसिफिक में है, तो ये तो लास्ट में ही रहेगा, इसलिए सी ए बी डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, और इसमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर कोलोकेशन है और भरना है, यहाँ पर भरना है, तो जरा पढ़ के देखते हैं। लिखा है होम, होम का मतलब क्या हुआ, कोई है। डेनिश ट्रेवलर, यहाँ बता दिया, डेनिश ट्रेवलर मतलब क्या हुआ, डेनमार्क के हैं वो, तो डेनमार्क के यात्री हैं, होम। तो इन्होंने कहा कि हैड मेड अ एन, या मतलब यहाँ जो वर्ड आएगा वो चाहे वॉवेल से शुरू हो सकता है, कंसोनेंट से शुरू हो सकता है। मेड अ एन रिप्लिका ऑफ द टैबलेट, रिप्लिका का मतलब क्या होता है, ट्रू कॉपी, मतलब क्या हुआ, उसकी प्रतिकृति नहीं समझ पाओगे यार, बहुत हिंदी कठिन है, आपको समझाना पड़ेगा। तो ये समझ लो ट्रू कॉपी का मतलब क्या हुआ, हूबहू नकल, उसकी हूबहू नकल बनाई थी, ठीक है। किसने, एक डेनिश ट्रेवलर हैं, उनका नाम है होम, उन्होंने हूबहू नकल बनाई थी, किसकी, रिप्लिका ऑफ द टैबलेट की उन्होंने हूबहू नकल बनाई थी। अब यही जो इन्होंने नकल बनाई थी, इन्होंने कहा कि वो टैबलेट विच इन 1908 वाज डिपोजिटेड इन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में 1908 में इसको डिपॉजिट कर दिया गया था, इसको जमा कर दिया गया था, ठीक है। तो कैसी रिप्लिका, कैसी ट्रू कॉपी, कैसी उसकी एकदम हूबहू नकल इन्होंने बनाई थी। कैसी हूबहू नकल होगी, क्या करप्ट होगा, करप्ट हूबहू नकल होगी, बिल्कुल नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर, अस्पष्ट हूबहू नकल होगी, बिल्कुल नहीं।
वाइल्ड नकल होगी, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट नकल होगी, यस बिल्कुल यही होगा। एग्जैक्ट हूबहू कॉपी, तो एग्जैक्ट रिप्लिका मतलब हूबहू कॉपी बना दी थी, एग्जैक्ट नकल की थी उन्होंने, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साइनोनियम बताना है किसका, ये इम्पार्ट्स का बताना है। तो अब इसका क्या मतलब है, अब मैं ऐसे बता दूं तो इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, गिव होता है। ठीक है, गिव होता है, या किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कराना। ठीक है, प्रोवाइड कराना, इसी को आप कह सकते हो सप्लाई कराना, या किसी को कोई चीज़ क्या कराना, अवेल कराना, अवेलेबल कराना। तो ये सारी चीज़ें इम्पार्ट्स के लिए यूज की जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि इम्पार्ट के सेंस में यूज किया गया है। द वे शीतल इम्पार्ट्स नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स। द वे मतलब वो तरीका, जिस तरीके से शीतल अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देती है, इज रियली प्रेज वर्दी। ये मतलब यकीनन प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर इम्पार्ट्स मतलब क्या होता है, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज इम्पार्ट करना, मतलब क्या हुआ, नॉलेज को प्रोवाइड करना। वही जो मैंने बताया था वही सेंस में लगा हुआ है। नॉलेज, गिव नॉलेज हो गया, या प्रोवाइड नॉलेज हो गया, टू मेक अवेलेबल हो गया। तो इसका साइनोनियम बताना है। ट्रांसमिट करना, नॉलेज ट्रांसमिट की जाती है, हाँ ये तो हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को मतलब जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स में, आप लोगों में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इम्पार्ट कर रहा हूँ। डिस्क्लोज का मतलब नॉलेज डिस्क्लोज नहीं की जाती है, नॉलेज का खुलासा नहीं होता है। ठीक है, और एक्सपोज नहीं की जाती है नॉलेज, ना तो एडमिट किए। क्या होगा, नॉलेज टीचर से स्टूडेंट में जो प्रक्रिया होती है, टीचर से स्टूडेंट में जाती है तो वो ट्रांसमिट होती है। टीचर से स्टूडेंट जाने में डिस्क्लोज और एक्सपोज या एडमिट नहीं होती है। क्लियर, समझ गए ना बात को। ठीक, तो पहले ऑप्शन होगा। ठीक है, टीचर स्टूडेंट में नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एंटोनिम बताना है किसका। अब इन्होंने कहा है कि हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड आपको दिख रहा है, ये कॉजेंट है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, बस और कोई बात नहीं, बाकी सब सीधे सीधे है। ये इटैलिक्स में लिखा है, कोजेंट है। लिखा है द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज इन HR पॉलिसी। HR पॉलिसी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस पॉलिसी में चेंज कर दिया, और चेंज करने के लिए उन्होंने क्या दिया, प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस। प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस का मतलब, यहाँ कोजेंट का मतलब क्या हुआ, उचित। क्या हो गया, उचित, कन्विंसिंग। तो उचित कारण दिए उन्होंने। ठीक है, तो कोजेंट मतलब क्या हो गया, उचित हो गया, कन्विंसिंग हो गया, सुटेबल हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया, प्रॉपर एडिकेट रीजन दिया उन्होंने। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अनकन्विंसिंग। अनकन्विंसिंग मतलब जो हमारे गले नहीं उतर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे कारण दिए जो हमारे गले नहीं उतर दिए, जबकि वो जो कारण दिए थे वो हमारे गले के नीचे उतरे थे। उचित कारण दिया था उन्होंने, तो गले के नीचे उतरेगा। कन्विंसिंग रीजन, कॉजेंट का मतलब क्या हुआ, उनका रीजन कन्विंसिंग था, हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकन्विंसिंग होगा। और कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर जबरदस्ती जोर डालना, दबाव डालना किसी पर। तो कंपेलिंग रीजन नहीं था, ना ही पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, उचित हो गया। तो ये पर्टिनेंट तो सिमिलर हो जाएगा ना, उचित कारण दिया, जबकि हमको बताना एंटोनिम है, तो ये नहीं हो सकता, ये आपका साइनोनियम हो गया, तो ये आंसर नहीं बन पाएगा। और अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसा रीजन दिया, तो ये यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है। अब तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, आपका पहले वाले के अलावा और कोई नहीं है। ठीक ठाक, ठीक। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताओ। किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी, सी इज अ न्यूसेंस टू हर फैमिली। वो अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण है। तो न्यूसेंस की स्पेलिंग पहले समझो आप, होता है NUI। ठीक है, अब यहाँ से हमें ढूंढने से मतलब नहीं है, पहले आपको बता दें NUI होगा, फिर SAN, अब यहाँ क्या होगा, C होगा और E होगा। तो यही जो C वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे NSE दिया हुआ है, तो S नहीं होना चाहिए, तो वहाँ क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए था। बाकी सब कुछ ठीक है। तो किस में सही आई स्पेलिंग, ये इसमें आई है सही स्पेलिंग, NUISANCE। तो ये थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 में क्या कह रहे हैं कि एक इडियम है, इडियम अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये अंडरलाइन किया, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, जोरों पर। जोरों पर, जोरों पर का मतलब क्या हुआ, जैसे महंगाई जोरों पर है,
झूला जोरों पर है, बरसात जोरों पर है, प्रोग्राम जोरों पर है। तो क्या जिसे कहते हैं ना, प्रोग्राम इज इन फुल स्विंग, मतलब पूरे सभा पे पूरे जोर पर है, मतलब वे मतलब 100% एक्टिव है, 100%, ठीक है, 100%, समझ गए। तो द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, मतलब क्या हुआ, वेरी एक्टिव, ये वाला हो सकता है। प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, झूले से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। वेरी पैसिव तो हो ही नहीं सकता। वेरी अनइंटरेस्टिंग, देखो निगेटिव हो गया ना, अनइंटरेस्टिंग होगा ही नहीं, ठीक है। और स्विंग का कोई लेना देना नहीं, तो क्या होगा, वेरी एक्टिव, पहला वाला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। तो 12 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंटेंस को पैसिव में चेंज करो। चलो, लिखा हुआ कि द सेक्रेटरी वाज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन। तो पहले ये देख लो कि वाज के बाद क्या दिया है, नोटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमें करना पड़ता है बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या होगा, नोटिंग की नोटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में आप बीइंग नोटेड ढूंढो, जहां बीइंग नोटेड मिलेगा वही सही होगा। अगर दो में मिला तो और चेक कर लेंगे, एक ही में मिला तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ दिखा है वाज बीइंग नोटेड, ठीक, वाज बीइंग नोटेड। यहाँ केवल नोटेड लिखा हुआ है तो होगा नहीं, यहाँ वाज नोटेड लिखा हुआ है तो होगा नहीं, यहाँ पर वर नोटेड लिखा है तो होगा ही नहीं। हमको क्या चाहिए था, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो पैसिव बनाते समय बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। एक ही ऑप्शन सही है, बात खत्म हो गई, और ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अरेंजमेंट करना है आपको। इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पैसेज को, पैसेज नहीं है ये तो एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के जो टुकड़े हुए गए हैं 4, उनको हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा पाएंगे ना कि हम कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो चलो पढ़ते हैं। गूगल डूडल, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं, बड़े स्मार्ट लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो गूगल डूडल, आगे लिखा विद अ कप ऑफ ग्रीन टी, बीकर सामग्री है ना, एक कप ग्रीन टी है, बीकर है, एंड के बाद यहाँ फिर क्या आना चाहिए, अगर ऊपर सामग्री है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सामग्री ही आगे बढ़ेगी पी के, ठीक है। देखते हैं अगर कोई अब एंड लगा है तो कोई ना कोई सामग्री तो आएगी ही आएगी यार, बिना सामग्री के तो काम नहीं चलना है, नहीं तो एंड क्यों लगाते, एंड बता रहा कि हम किससे कनेक्ट करेंगे। आगे लिखा है कि सुजीमुरा, टी पढ़ना नहीं है, जापानी वर्ड है, सुजीमुरा वर्किंग इन हर लेबोरेटरी, एक लड़की है जो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रही थी, तो यही कर रही होगी ये सारे मटेरियल का इस्तेमाल। लिखा है सम ग्रीन टी लीव्स, ये टी लीव्स क्या है, सामग्री है, मतलब हुआ कि पी के बाद हर हाल में हमें आर लगाना है और कोई चारा नहीं है, पी के बाद आर, क्योंकि पी में ग्रीन टी दिया है, बीकर दिया है और थोड़ी सी सम ग्रीन टी लीव्स दी हुई हैं, तो ये सामग्री है। आगे लिखा बाय द साइड, अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक, यहाँ नीचे पढ़ लो, फीचर्स आ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश, किस चीज़ का, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अगर हम इस ऑफ को देख लेते हैं तो इस ऑफ के बाद क्या लगेगा, अंदाज़ा लग रहा है, ऑफ के बाद विद लगेगा नहीं, ऑफ के बाद सुजीमुरा होगा, ऑफ सम ग्रीन टी। अब ये वाला तो इसके साथ लग गया, तो बचा क्या, इस ऑफ के साथ आप क्यू के अलावा तो कुछ यूज ही नहीं कर सकेंगे। फिलहाल आप पी आर में देखिए, अगर हमें पी आर के 2 ऑप्शन मिलते हैं तो हम और आगे सोचेंगे, नहीं तो बस हम उसी एक चीज़ पर एंड कर देंगे, ठीक है। पी आर, यहाँ पे पी आर नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे पी आर नहीं आर पी दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे पी आर एस क्यू पी आर दिया हुआ है और यहाँ पे पी आर नहीं दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शन कट गए, यही एक केवल बचा हुआ है, उसको करेक्ट मानना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो केवल एक चीज़ कनेक्ट हुआ था हमारा पी और आर, क्योंकि पी में कुछ सामग्री गिनाई गई है, पी में कुछ सामग्री है और आर में भी कुछ सामग्री है, और पी के लास्ट में एंड दिया हुआ है तो सामग्री से सामग्री कनेक्ट करेगा, पी के बाद आर होना जरूरी था, इसलिए केवल तीसरे ऑप्शन के सिवा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर है भाई, ये दिया है आपको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसकी करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। तो पहली बात तो सेड लिखा है तो सेड ही मिला है, हमको सेड ढूंढना पड़ेगा।
इन्वर्टेड कामा, अब दैट हटाओगे, इन्वर्टेड कामा लगा ही है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हमको ढूंढनी है। देखना है कि ये सी है और ये भी सी है। रुको जरा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर स्पीकर सी है और रिपोर्टेड का सब्जेक्ट भी सी है तो ये यहाँ पे सी आया कैसे? जाहिर सी बात है यहाँ आ ही रहा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मतलब जब रिपोर्टेड में आई होगा तभी वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ आ ही रहा होगा। और दूसरी बात ये कुड है तो और ये सेड है तो कुड की जगह क्या रहा होगा? कैन रहा होगा। और यहाँ हिम है तो हिम का तो कोई मतलब ही नहीं है, हिम का ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि और कोई पर्सन है नहीं। यहाँ सी दिया हुआ है तो उसके लिए तो लगा नहीं होगा, ठीक है। अब इतने पैरामीटर पे इसको चेक करते हैं। तो पहली बात तो ये सेज गलत हो गया, सेज नहीं हो सकता, सेड का सेज नहीं होता, तो पहला वाला गलत हुआ। दूसरे में कुड का में नहीं हो जाएगा, किसी भी कीमत पर कुड का कैन हो जाएगा, कुड का कुड ही रह सकता है पर में तो किसी कीमत पर नहीं बन सकता। इन दो की कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात, अगर यहाँ यू ले लें तो यू, अब यहाँ कोई लिसनर दिया नहीं है, यू के अकॉर्डिंग तो है नहीं है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था? सी के अकॉर्डिंग। सी के अकॉर्डिंग तभी होता जब यहाँ आई लगा होता, अदरवाइज ये भी नहीं हो सकता। आपको ये तीसरे की भी कहानी खत्म। अब क्या लगाओगे? मिला चौथा कि नहीं मिला? जब ऊपर से 1 2 3 गलत ही हो गए हैं तो चौथे के सिवा आपके पास कोई चारा है भी क्या? नहीं है, तो फिर मान लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? इन्होंने कहा नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या हुआ? ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसके बदले में कोई वर्ड यूज करो। अब यूज करना ही है, देखो, हाँ नहीं भी हो सकता है क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, तो हो सकता है इसके लिए सुटेबल कोई वर्ड यहाँ पे ना मिला हो। अगर नहीं मिला होगा तो नो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अगर मिल जाएगा तो हम उसको लगाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसके बदले में क्या आएगा? अब अंदाजा नहीं लगा पाओगे जब तक आप सेंटेंस को पढ़ोगे नहीं। पढ़ो पहले। सी लिव्ड इन वेल रिसोर्स सराउंडिंग। वेल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? जहाँ हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है। तो वो रहती थी, कहाँ रहती थी? बहुत ही वेल रिसोर्स्ड सराउंडिंग में, ठीक है। वेल रिसोर्स्ड सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे माहौल, ऐसी सराउंडिंग्स में जहाँ पर मतलब सुविधाएं, वेल रिसोर्स मतलब सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, ऐसा। तो वेल रिसोर्स के लिए क्या लगाओगे? लग्जरी नहीं, लग्जरियस। ये क्या है? वेल रिसोर्स्ड एडजेक्टिव है और लग्जरी क्या है? नाउन है। आंसर नहीं होगा। लग्जरियस, लग्जरियस क्या है? एडजेक्टिव है, ये हो सकता है। नो, अब सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब लग्जरियसनेस, लग्जरियसनेस भी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो एडजेक्टिव का साइनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, तो सही आंसर क्या होगा? ट्रू वाला होगा, ठीक है ना, लग्जरियस होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या कह रहा है? तो ये खाली जगह दिया हुआ है, बात ही खत्म हो गई। बताना क्या है? साइनोनियम किसका? ये जो ब्रैकेटेड पार्ट में है लिखा द लाइट्स लाइटिंग अप। लाइट, ये लाइट्स लिखा हुआ, बल्ब वगैरह लगे होंगे, एलईडी वेलईडी ये सब लगा होगा, ठीक है। हेलोजन भी लगा हो सकता है। तो द लाइट्स आगे लिखा है कि डैश लाइटिंग अप। जब देखो कहीं पर लाइटें जल रही होंगी ना तो लाइट अप करेंगे। लाइट अप करने का मतलब कहीं पर उजाला करेंगे, प्रकाश करेंगे। तो ये लाइटिंग अप का मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश फैला रही हैं, वहाँ पर जो उजाला फैला रही हैं, तो ये हो गया। तो द लाइट्स लाइटिंग अप लिखा है कि द आर्ट वर्क ऑन द वॉल ऑफ द म्यूजियम वर लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब कोई आर्ट वर्क, म्यूजियम की वॉल पर कोई आर्ट वर्क लगा था, कोई पेंटिंग वेंटिंग लगी रही होगी जिस पर लाइटें की, जो लाइटों का प्रकाश था वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा था। तो ठीक है, प्रकाश के सेंस में हम यूज करेंगे यहाँ, उजाला या प्रकाश के सेंस में। एनलाइटनिंग, देखो एनलाइटनिंग मतलब क्या होता है ना, किसी को ज्ञान देना, ठीक है। तो यहाँ ज्ञान देने का तो कोई सेंस आ नहीं रहा है। फिर क्या होगा? मेस्मराइजिंग। मेस्मराइज करने का मतलब क्या होता है? सम्मोहित कर देना। और यहाँ भी सम्मोहित करने, यहाँ सम्मोहित करने का भी कोई सेंस नहीं आ रहा। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब जानते हो? तस्करी करना। ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है? तस्करी, मतलब जो बिना परमिशन के या चोरी छुपे प्रतिबंधित माल ले आते हैं दूसरे देशों में, वो ट्रैफिकिंग कहते हैं, तस्करी। अब इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है पता है? इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है उजाला करना, कहीं पर प्रकाश करना या कहीं पर उजाला करना। तो मिल तो गया हमें साइनोनियम ना, तो ये लगाओ चौथा वाला, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो चौथा वाला लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम 17 पे आते हैं। 16 कर चुके हैं ना, 17 है।
17 में क्या बताना है आपको, वन वर्ड बताना है। किसका, ये लिखा है अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर सेपरेशन। तो जब हस्बैंड वाइफ में तलाक हो जाता है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता देता है। जब तक वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती है तब तक हस्बैंड को अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। उसके खर्चे के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, अपनी सैलरी का करीब आधा देना पड़ता है, 50% ले लेती हैं वो, ठीक है। तो वो अलाउंस, वो भत्ता जो हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक होने के बाद देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमनी। क्या कहते हैं, एलिमनी। ये टू वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब ये पहला वर्ड दिया एलिगरी। तो एलिगरी का मतलब क्या होता है ना, एलिगरी का मतलब होता है रूपक। रूपक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं करीब करीब तो वो एलिगरी कहा जाता है उसको, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखो, एलिगरी हो गया, एलिमनी बता चुका, ये एलिगरी क्या हो गया, रूपक हो गया। और एलिमनी क्या हो गया, गुजारा भत्ता। ये हो गया गुजारा, ये हो गया भत्ता हस्बैंड को की ओर से वाइफ। एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो हो गई एडवोकेसी। वकालत कह सकते हो, तो जब कोई किसी की वकालत करता है तो उसका सपोर्ट ही तो करता है। एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र होता है। जैसे किसी चीज़ पर मान लो कभी पढ़ाई वढ़ाई में गैप होता है या कोई और चीज़ होती है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसमें जो बातें कह रहा हूँ वो सच है, ठीक है। तो वो शपथ पत्र एफिडेविट होता है। आंसर कौन सा हो गया, एलिमनी हो जाएगा, ठीक है। तो आओ धीरे से क्वेश्चन नंबर 18 में भाई। 18 में वंस मोर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ PQRS दिख रहा होगा, तो रीअरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो लिखा है थोरियम, थोरियम, अरे भाई ये तो यूरेनियम वाला मटेरियल आ गया ना। तो थोरियम, यूरेनियम ये सब वो होते हैं, क्या कहते हैं, इनमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोरियम हैज। अब हैज के बाद क्या चाहिए भैया बताओ, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कि नहीं लगेगी, ढूंढो इसके बाद क्या लगाना है। तो हैज के बाद ये एंड तो लगेगा नहीं, पी काटो। हैज के बाद ये ऑफ न्यूक्लियर, ये भी लगेगा नहीं, तो ये हैज बीन, यही लग रहा है यार, हैज बीन टेस्टेड। अब बताओ इसके अलावा और क्या लगाओगे तो यही लगा सकते हो। तो देखते हैं आर से कितने शुरू हो रहे हैं। आर से ये दोनों शुरू हो रहे हैं, ये दोनों तो कट गए, आर से ये दोनों शुरू हो रहे हैं। चलो अच्छा और देख लेते हैं। हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स, अदर टाइप्स आगे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। तो भैया ये अदर टाइप्स, टाइप्स के बाद क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे कि नहीं लगाओगे, अदर टाइप्स ऑफ डैश, टाइप्स ऑफ लगाना पड़ेगा। तो दो हमको लिंक मिल गया है, लिंक लगा के देखो लो। पहले तो यही हुआ कि हैज के बाद हम किसी भी कीमत पर आर लगाएंगे, ठीक है। और आर के लास्ट में क्या लिखा है, टाइप्स लिखा है। तो लिखा है फ्यूल इन अदर टाइप्स ऑफ, अदर टाइप्स ऑफ क्या लगाओगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। थोरियम की बात कर रहे हो तो अदर टाइप्स ऑफ, अब ऑफ लगना चाहिए था हमको, कहाँ मिल रहा है, ऑफ यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्यू आना चाहिए। तो आर के बाद क्यू श्योर है, सबसे पहले आर होगा और आर के बाद क्यू होगा। तो ये दोनों तो पहले ही हम काट चुके हैं। ये आर देखना, ये आर क्यू यहाँ है और आर पी यहाँ है, तो ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, आर के बाद क्यू लगना चाहिए था। बिना पूरा सेट किया सेट हो गया, ठीक है। आपको मिलाना हो आपकी मर्जी मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर देख लो यहाँ पे, माई मदर आस्क्ड मी टू परचेज 2 ब्रेड नाइफ्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग सेरेटेड एजेज, ये सेरेटेड गलत है, ठीक है, ये सेरेटेड गलत है। सेरेटेड की जगह क्या होता है, SERRATED। सेरेटेड की मीनिंग क्या होगी अभी बता देंगे। तो कहाँ पर है सेरेटेड की स्पेलिंग सही, ये वाला सेरेटेड की स्पेलिंग सही है, ये वाला सेरेटेड गलत ही है, ये वाला सेरेटेड गलत है। तो ये जो 2 वाला है तो 2 वाला आंसर सही होगा। पहले बात तो ये मान लीजिए कि आपकी ये जो सेरेटेड की स्पेलिंग है वो सही है और ये 2 वाला सही होगा। अब दूसरा, इस सेरेटेड की मीनिंग अगर जानना चाहते हो तो मीनिंग ऐसे होती है, जैसे मान लो चाकू है कोई, ये चाकू है आपका, ये ऐसे ऐसे एक चाकू है, ठीक। तो ये चाकू में क्या होता है ना, जिसमें ऐसे दांतें होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, नहीं केक वगैरह काटने के लिए ऐसे होते हैं जिसमें दांतेदार होता है चाकू। तो वही जिसमें दांतेदार होता है, प्लास्टिक का होता है केक काटने के लिए, लोहे का तो होता नहीं, उसमें दांते बने होते हैं। तो ऐसे ही जिसमें दांते बने होते हैं उसी को सेरेटेड नाइफ कहते हैं। तो सेरेटेड की स्पेलिंग गलत थी सब में, बाकी यही 2 वाले में
ठीक है, आगे बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कह रहे हैं, करना है आपको कि करेक्ट एक्टिव वॉइस ढूंढनी है, मतलब सेंटेंस पैसिव में होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक्टिव में पढ़े थे तो नोटिंग था, नोटिंग का क्या किया था, बीइंग नोटेड। जब हम नोटिंग का बीइंग नोटेड किए थे तो बीइंग अवॉइडेड का क्या होगा, बीइंग अवॉइडेड का मतलब यही होगा, ये देखो यहाँ वाज लगा हुआ है, ठीक है, वाज लगा हुआ है तो वाज के साथ बीइंग अवॉइडेड में हम बीइंग काट के क्या कर देंगे, वाज अवॉइड, और इसी अवॉइड में क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, वाज अवॉइडिंग, ठीक है, वाज बीइंग अवॉइड का क्या होगा, वाज अवॉइडिंग। अब ढूंढो जिसमें हमें वाज के साथ अवॉइडिंग मिलेगा, दैट विल बी योर आंसर, अदरवाइज आप समझदार हो, ठीक है। वाज अवॉइडिंग ये मिला हमको, वाज अवॉइडिंग, ठीक है। और देख ले यहाँ पे वाज अवॉइडिंग है ही नहीं तो गलत हो गया, यहाँ पे इज अवॉइडिंग, वाज का इज नहीं होगा, गलत हो गया, अवॉइडेड पास्ट इंडेफिनिट होगा, गलत हो गया। एक आंसर क्या, और पहला वाला केवल सही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। बढ़े आगे, तो 21 से लेकर के 25 तक में क्या होता है, वही एक पैराग्राफ में कुछ जगह मिसिंग खाली होंगी, उनकी जगह पे क्या भरना है करते आ रहे हो, आपको पुरानी आदत पड़ी है इनकी, ठीक है। पैसेज पढ़ो, सीधे सीधे पैसेज। तो पैसेज में क्या है भैया, देखो पढ़ के देखते हैं। वंस ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड, कोई भी आदमी हो उसके लिए इस दुनिया में ऑप्शंस कितने हैं भाई, ऑप्शंस की तो भरमार है यार, ऑप्शन की बात ही ना करो। तो वंस ऑप्शंस इन दिस वर्ल्ड आर एज डैश, ये लिखा एज डैश एज द होरिजन। होरिजन क्या होता है पता है ना, होरिजन कहते हैं क्षितिज को हिंदी में। अब क्षितिज, अब कहेंगे क्षितिज भी कठिन है, तो ऐसे समझो, व्हेनेवर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। होरिजन क्या है, होरिजन इज अ प्लेस, इमेजिनरी है वो, हकीकत में होता है। होरिजन इज अ प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ सीम मीटिंग, तो जहाँ पे धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते दिखाई देंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको होरिजन क्षितिज नहीं दिखेगा। अगर आप कभी गांव रहे हैं या गांव जाते हैं, गांव में रहे हैं, तो दूर निगाह डाल के देखिएगा, एकदम सबसे दूर जहाँ तक आपकी निगाह जाती है, तो अगर बीच में पेड़ वेड़ नहीं पड़ेंगे तो एक जगह ऐसे ही मिलेगा जहाँ ऐसा लगता है कि जैसे आसमान झुक गया है, धरती के पास आ गया है। तो जहाँ आसमान झुक के धरती को छूता हुआ नजर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजन। तो इन्होंने ये कहा कि किसी आदमी के लिए जो ऑप्शंस हैं वो उतने डैश हैं जितना कि हॉरिजन। तो हॉरिजन की कोई सीमा नहीं होती, हॉरिजन अनंत होता है, हॉरिजन बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन नॉट मेजर हॉरिजन। हॉरिजन एक्चुअली हकीकत में होता ही नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ धरती आसमान को छूती हो। वो आप वहाँ पहुँचे जहाँ आपको दिख रहा था कि यहाँ पे धरती आसमान को छू रही, वहाँ पहुँचेंगे तो उसके आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, बहुत ही ओपन स्पेस, बहुत ही बड़ा होगा। तो बहुत बड़े के लिए लग जाएगा, यहाँ कोई बहुत बड़े के लिए वर्ड यूज किया जाएगा। आगे लिखा है कि विच इज टेक्निकली अ सर्कल। हॉरिजन क्या होता है टेक्निकली, जहाँ खड़े हो चारों ओर घूम डालो तो गोल गोल ही तो दिखेगा, सर्कल। एंड दस डैश ब्रॉड, और इस प्रकार से ये क्या है, बहुत ब्रॉड है। अब यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने ब्रॉड कह दिया, देखो मैं आपको लिंक खुद यहीं से दे रहा हूँ। यहाँ इन्होंने उसी चीज़ के लिए क्या कहा, इसी ऑप्शंस के लिए इन्होंने क्या कहा कि ब्रॉड है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, ब्रॉड का ही भाई बंधु चचेरा में मेरा फुफेरा मौसेरा जैसा भी भाई लगा सको वहाँ लगा दो। और इस वाले में ब्रॉड के पहले क्या लगाना पड़ेगा, कोई सुटेबल एडवर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये लग जाएगा। आगे आ जाओ। Yet we must choose each step, फिर भी हमें हर कदम उठाना चाहिए विद स्टेप बी टेक, जो भी हम कदम उठाते हैं विद डैश कॉशन। कॉशन का मतलब बड़ी सतर्कता के साथ। अब सतर्कता का एडवर्ब यहाँ लगाओ या एडजेक्टिव लगा दो। विद डैश कॉशन मतलब क्या हुआ, पूरी सतर्कता, यही तो कहोगे ना। मतलब हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, फिर भी हम जो प्रत्येक कदम जो हम उठाते हैं उसे डैश सतर्कता के साथ उठाना चाहिए। तो कैसी सतर्कता, बड़ी सतर्कता के साथ उठाना चाहिए। आगे, क्योंकि फॉर द फुटप्रिंट्स वी लीव डैश, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स मतलब जो पैरों के निशान, वी लीव हम छोड़ जाएंगे, कहाँ छोड़ जाएंगे, अपने पीछे। यहाँ क्या लगेगा, तो व्हाट फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड, जो हम अपने पीछे निशान छोड़ जाएंगे, अपने कदमों के निशान छोड़ जाएंगे, वो क्या होंगे, तो जो कदमों के निशान हम अपने पीछे छोड़ेंगे आर एज इम्पोर्टेंट एज, वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डैश वी विल फॉलो,
तो ये क्या हो गया, ये भी वही कदमों के निशान हो गया या मार्ग हो गया, रास्ता। तो जो निशान, जो अपने कदमों के निशान हम अपने पीछे छोड़ जाएंगे वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो कदमों के निशान जिनका हम फॉलो करते हैं। जिन कदमों के निशान को, जिन राह को, जिन रास्तों को हम फॉलो करते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट वो रास्ते हैं जिन्हें हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो हमारा चुनाव जो लाइफ में होना चाहिए वो बहुत कैसा होना चाहिए, बहुत ही फाइन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम जर्नी ऑफ और स्टोरी, ठीक है, ये भी उसी कहानी का हिस्सा है जो हमारी कहानी है। ठीक, आगे बढ़ो। अब लगाओ, इसमें क्या लगाना है हम लोगों को, देखो पहले फिलर के लिए, यहाँ के लिए हमने कहा था कि ये यहाँ ब्रॉड मिला ही था, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो दुनिया में ऑप्शन होते हैं वो इतने ब्रॉड है जितना कि छिटे। तो ये ब्रॉड वाले वर्ड की मीनिंग यहाँ ले लो। ब्रॉड की मीनिंग में स्लाइट आएगा, बिल्कुल नहीं, नैरो आएगा, अपोजिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड सिकुड़ा हुआ नहीं आएगा, वास्ट आएगा। उतना व्यापक, उतना ब्रॉड, उतना दूर तक फैला हुआ। तो वास्ट के अलावा और कोई चांस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो अब रहा हमारा ये दूसरा वाला नंबर पे। दूसरा नंबर पे इन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, टेक्निकली अ सर्किल एंड दस, और इस तरह से डैश ब्रॉड। कितना ब्रॉड भाई, सीवियरली ब्रॉड नहीं, इनफाइनाइटली ये होगा इनफाइनाइटली। अरे होरिजन को नाप पाओगे, कहीं उसका अंत है, कहीं अंत ही नहीं है। घूम डालोगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के फिर अपनी जगह पे आ जाओगे, कहीं धरती आसमान एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट रूप से ब्रॉड होगा, स्ट्रिक्टली नैरो सेंस में आएगा। राइगोरसली का मतलब क्या होगा, बड़ा ही कठिन, बड़ा ही कठोर या मतलब सख्त रूप में हो जाता है। तो राइगोरसली का यहाँ कोई सेंस नहीं आएगा, इनफाइनाइटली हो जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाओ तीसरे वाले फिलर पे। तो तीसरा वाला फिलर क्या है, ये वाला तीसरा फिलर है। तो हम कह रहे हैं कि हमें जो भी कदम हम उठाते हैं वो हमें लेना चाहिए विद डैश कॉशन। मतलब क्या हुआ, बड़ी सतर्कता के साथ। कैसी सतर्कता होगी बताओ, इनअटेंटिव। अरे यार इसमें इनअटेंटिव मतलब उसमें सतर्कता है ही नहीं, तो ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अनमाइंडफुल, देखो अनमाइंडफुल भी निगेटिव वर्ड होगा। स्लैक का मतलब क्या होता है, बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत वीक, निर्बल, कमजोर हो जाएगा, तो ये भी नहीं लगेगा। कैसे, अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्स जो मेरे चैनल का नाम है, इंग्लिश मैक्स। इंग्लिश मैक्स का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड, तो वो मैक्स हो गया, मैक्सिमम है। अटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, मैक्सिमम कॉशन, मतलब अधिक से अधिक सतर्कता के साथ हमें अपने वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो कदम हम उठा रहे हैं वो उतने ही, जो हम अपने पीछे कदम छोड़ जाएंगे वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जिन कदमों को हम फॉलो करते हैं। तो हमें भी अपने पीछे अच्छे निशान छोड़ जाने चाहिए ना। तो आ जाओ 25 पे, सॉरी 25 नहीं, ये आ गया आपका फिलर नंबर 4। तो फिलर नंबर 4 में भाई क्या है, ये आया आपका ये। तो कदमों के निशान, वो फुटप्रिंट्स जो हम छोड़ जाते हैं अपने पीछे। अपने पीछे के लिए क्या होगा, डिस्कार्डेड नहीं, सरप्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कहाँ छोड़ जाते हैं, अपने पीछे, बिहाइंड। तो वी लीव बिहाइंड, जो हम अपने पीछे अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं, तो बिहाइंड यूज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट, नेक्स्ट ये फिलर नंबर 5। यहाँ क्या लगाना है, यहाँ लगाओ। देखो इन्होंने कहा कि वो उतने ही इम्पोर्टेंट, जो अपने कदमों के निशान हम अपने पीछे छोड़ जाएंगे वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो कदमों के निशान हम जिनका हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सेम वर्ड आना चाहिए। तो क्या होगा, कस्टम, वो कस्टम नहीं, कदमों के निशान, ये कस्टम्स नहीं हो सकता, कस्टम नहीं आएगा। अप्रोच भी नहीं आएगा, क्या होगा, मैनर भी नहीं आएगा, क्या होगा, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। जिस रास्ते को हम फॉलो करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट वो रास्ता है जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो क्या लगाओगे, पाथ लगाओगे। क्लियर हो गई बात। तो ये हम लोग कर चुके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, किस दिन का था ये, सेट नंबर 21 है हमारा। ठीक है, तो हाफ को पार कर चुके हैं अब हम लोग, तो 21 सेट पे आ चुके हैं। तो ये सेट, ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। बीच में अभी 2-1 दिन में थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो गई है किसी कारणवश, मतलब इरेगुलरिटी बहुत इमरजेंसी कारण में ही होती है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ रहे। ठीक है, तो अब यह है कि कोशिश रहेगी कि आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन देखो इमरजेंसीज की बात नहीं कर सकता, कभी हो सकता है कि गैप हो जाए।
ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं अपनी राय दीजिएगा और दूसरों से शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल दिन आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिए, हम अपनी ओर से काम करते रहें, आप अपनी ओर से काम करते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल दिन टेक केयर, थैंक यू।